जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है वो एक सांस्कृतिक कर्म है और इसको बहुत पहले, आज से 100 साल पहले आरएसएस ने समझ लिया था कि आज नहीं तो कल हम इस देश के लोगों को सांस्कृतिक तौर पर भ्रष्ट तो बना ही देंगे और वो कामयाब रहे। मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। आपके छत्तीसगढ़ के एक बहुत मशहूर लेखक हुए गुलशेर खां शानी, हम लोग शानी के नाम से उनको जानते हैं, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त उपन्यास लिखा काला जल, उसको पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शानी की ट्रेजेडी आप समझिए कि जब वो हंस में कहानी भेजते थे और राजेंद्र यादव उसके संपादक थे और मंगवाते थे, तो उन्होंने कभी अपना नाम लिखा गुलशेर खां। तो जब वो छप गई कहानी तो वो राजेंद्र यादव से झगड़ा करने लगे कि तुमने गुलशेर खां क्यों लिखा, मैं तो शानी से लिखता हूँ। फिर अगली बार जब शानी के नाम से लिखा तो उन्होंने कहा कि यार गुलशेर खां क्यों नहीं लिखा, तुमने शानी क्यों लिखा, मेरी आइडेंटिटी ही खत्म कर। तो ये पूरा कई बार केवल गुलशेर क्यों नहीं लिखा। इस ट्रेजेडी को ऐसे समझिए कि एक दफा उनकी पत्नी थी सलमा, गुलशेर खां शानी की। तो शानी ने सलमा जी ने अपने घर में दावत दी और सारे लेखकों को बुलाया। तो राजेंद्र जी भी खा रहे थे। तो शानी ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो ये जो राजेंद्र हैं ये कमाल के जीव हैं, सलमा ने इतना बढ़िया गोश्त बनाया है और ये शोरबे के साथ खा रहे हैं, बोटियां तो खा ही नहीं रहे। तो राजेंद्र यादव ने उसका जवाब दिया कि यार शानी, इस पूरी सभ्यता का जो विकास है वो दरअसल इसी तेल मसाले चटखारे का विकास तो है, वरना गोश्त तो आज से 1000 साल पहले जैसा होता था वैसा ही आज होता है। तो ये जो सांस्कृतिक तौर पर हमको भ्रष्ट बनाया गया है, अगर हम क्षेपक के तौर पर इसको पकड़ने की कोशिश करें तो आप सोचिए कि कितने सारे लोगों को उसकी रियल कल्चरल आइडेंटिटी से काट कर और उसको कहां पहुंचाया जा रहा है और उसके दिमाग में ठूस दिया जा रहा है कि तुम दरअसल अगर इन शर्तों के साथ नहीं जियोगे तो इस देश के लिए खतरा हो चुके हो। मतलब इस देश के 20% मुसलमान खतरा हो चुके हैं, इस देश के 8% आदिवासी खतरा हो चुके हैं, इस देश के 27% दलित खतरा हैं, इस देश के लगभग 50% ओबीसी खतरा हो चुके हैं। और जो भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले आलोक जी और उसके पहले अमलेंदु जी कि आप सोचिए कि इस देश के 70-80% लोगों को खतरनाक बताकर 20% लोगों के साथ ये नैरेटिव सेट कर देते हैं कि दरअसल हम आपको सुधारने आए हैं और अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आपको पाकिस्तान भी जाना पड़ सकता है, आपको अफगानिस्तान भी जाना पड़ सकता है और आपको। लेकिन मेरा सवाल यहां दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि यह जिम्मेदारी किसकी है कि तुम जो इसी देश में पुष्ट दर पुष्ट से रहते हुए आए, जिसको आपके छत्तीसगढ़ में और हमारे झारखंड और बाकी इलाकों में मूल निवासी कहते हैं, कि इस देश के मूल निवासियों को इस देश के लिए खतरनाक बताकर और एक नए किस्म का पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया और हमारा पूरा अपोजिशन समझा ही नहीं पाया। इतना इनोसेंट है। प्रशांत जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि दरअसल ये ठीक बात नहीं है कि आप कुछ अपोजिशन के लोगों को बताते हैं कि आप कम काम करते हैं या से काम नहीं करते हैं, लेकिन वो पूरे समय 4-5 एग्जाम्पल दिया। उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस 6 महीने पहले तैयारी कर रही थी, ये 6 महीने पहले तैयारी कर रही थी, 8 महीने पहले। वो कभी उनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि वो कहें कि नहीं वो तो 5 साल से तैयारी कर रहे थे या वो 10 साल से कर रहे थे। अरे भाई, आपकी लड़ाई आरएसएस से है जो 100 साल से तैयारी कर रहा है इस देश के रूलिंग क्लास में आने के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये 6 महीने से चलने वाली चीज है। जो चीज 100 साल से इस देश के लोगों के दिमाग में ठूस दी गई है, उसको आप कह रहे हैं कि हमने 6 महीने पहले 4 यूनिवर्सिटी से उठाकर लंपट किस्म के डेटा साइंटिस्ट बिठा दिए और उसके आधार पर पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप होना चाहिए। यह मानने वाली बात है। इस देश का डेटा साइंटिस्ट तय करेगा। डेटा साइंटिस्ट चुनाव के बाद तय करता है, रिसर्च चुनाव के बाद होता है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी नेताओं को इन डेटा साइंटिस्ट ने बेवकूफ बनाया है। इन लोगों ने पागल बना दिया लालू यादव जैसे ब्रिलियंट लीडर को। इन लोगों ने पागल बना दिया अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि आप डेटा साइंटिस्ट के दम पर और प्रशांत किशोर के दम पर चुनाव लड़ते हैं। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, पसमानदा, इनकी ताकत यह है कि आप जमीन पर लोगों से जुड़ते हैं और वहां जाकर सीधा संवाद स्थापित करते हैं। डेटा साइंटिस्ट एक
फरेब है, छल है, और डेटा साइंटिस्ट ने इस समूची चीज को बर्बाद किया है, क्योंकि उसने भर दिया है अखिलेश यादव के दिमाग में, उसने भर दिया है तेजस्वी के दिमाग में, उसने भर दिया है लालू प्रसाद यादव के दिमाग में कि आपको 5 साल पर काम करने की जरूरत नहीं है, 6 महीने पहले आप प्रशांत किशोर को हायर कीजिए, ऐसे कैसे लल्लू पंजू तंजू को हायर कीजिए और आप चुनाव जीत जाएंगे। आपको पता भी है बीजेपी के साथ डेटा साइंटिस्ट तब काम करता है जब उसके पीछे आरएसएस जैसी मशीनरी काम करती है, तब आप भूल जाते हैं, इन सब चीजों को साइफन ऑफ कर देते हैं। आपकी लड़ाई जहां है उस लड़ाई को समझने की जरूरत है और उसके आधार पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत है। ये डेटा साइंटिस्ट से जितनी जल्दी हो सके दलित पिछड़े अल्पसंख्यक नेताओं को दूरी बना लेनी चाहिए, इनकी परछाई से बचना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप बीजेपी से लड़ लेंगे, आज तैयारी शुरू करेंगे, आपको तो 20 साल लगेंगे उतना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में जितना बीजेपी आज से 5 साल पहले बनाकर बैठ गई है। आप कहां लड़ने जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम लोगों के बीच जाएंगे, हम कमजोर हैं डिजिटली, लेकिन हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। आप कार्यकर्ताओं को छोड़कर आपका भरोसा कहां है? कार्यकर्ताओं में है क्या? अगर आपका विश्वास कार्यकर्ताओं में होता तो आप लोगों के बीच जाते, आप डेटा साइंटिस्ट को अपने कमरे में नहीं बिठाते। अब छोड़ दीजिए सी वोटर और ऐसी वैसी एजेंसियों को, लोगों के बीच जाना हमारे नेताओं ने छोड़ दिया। मासूमियत के साथ नहीं, ब्रूटैलिटी के साथ सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि गलतियां कहां हुई हैं। इस देश के 80% लोग बलवाई हैं, यह मैं मानने को राजी नहीं हूं। इस देश का बहुसंख्य आबादी जो है वो चाहता है कि हिंदू मुसलमान को खत्म कर दे, यह मैं मानने को राजी नहीं हूं। लेकिन आपको माइन्यूटली समझना पड़ेगा, 2004 के बाद का 9 का जो चुनाव हुआ था वो कैसे जीत गई थी कांग्रेस पार्टी? सिर्फ एक स्कीम से मनरे। आप समझिए कि इस देश के ज्यादातर लोगों के लिए 250-300 रुपये की कितनी कीमत होती है। आपने घर घर में 5 किलो अनाज और 500 रुपया पहुंचा दिया है बिना काम किए हुए, और आप समझते हैं कि उसका कोई असर नहीं हो? यह हो सकता है क्या? आप जाकर देखिए, इस देश के 50% से ज्यादा लोगों की चिंता यह है कि मुफ्त का अनाज मिलना बंद हो जाएगा तो कल से हम खाएंगे क्या? तो आप सोचिए कि ऐसी रोजगार के सवाल से हटाकर अगर आपको लंगर के सिस्टम पर लाकर समेट दिया गया है तो आप क्यों नहीं समझा पाए कि यह देश लंगर में खाने के लिए नहीं है? आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा और लोगों के बीच जाकर रहने वाला नेता ढूंढना पड़ेगा। गलतियां हुई हैं, इसको मानेंगे नहीं, शुतुरमुर्ग की तरह अगर रेत में गर्दन छुपाएंगे तो मारे जाएंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, जिन ब्रूटल लोगों के साथ हमारी आपकी बाकी लोगों की लड़ाई है उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, तब आप कोई नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। वो पुराना जमाना गया। मायावती क्यों मानकर बैठी है भाई कि हम दलित हैं और मायावती होना ही काफी, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको किसी ओबीसी अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, किसी अदर दलित क्लास अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या मौर्य मुसलमानों को काटना चाहता है? आप सोचिए कि वहां के लोग कितनी मजबूरी में बीजेपी के पास गए। मैंने बात की जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों से, तो वहां निषादों ने यह कहा कि सर जी जब हम जाते हैं थाने में तो कम से कम ये लोग सुन लेते हैं। यह बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसको समझने की जरूरत है। उसकी पूरी चिंता खाना वाना कुछ नहीं है, वो ये सोच रहा है कि हमारे साथ कुछ मिसहैप हो जाता है और हम थाने में जाते तो बस हमको सुन लिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को यह समझा दिया गया कि ये लोग आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, तो इसको समझना तो पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों समझा दिया, हमने कहां किया। आप बताइए कि मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं अतीक अहमद के साथ? क्यों पढ़े लिखे मुसलमान नहीं मिलते, तमीज वाले मुसलमान नहीं मिलते? आप खोजना नहीं चाहते हैं, आप जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप लोगों के बीच जाएंगे तब आपको एक लीडर मिलता है। आप 50 नेताओं पर समय बर्बाद करते हैं, एनर्जी खपाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सुविधा देते हैं, तब आपके 2 नेता तैयार होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को तैयार करने में 50 साल लगे थे साहब आरएसएस को। मोदी को तैयार करने के लिए 15 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री बनाकर बैठी रही आरएसएस कि आज नहीं तो कल ये हमको फल देगा, और वो किया। आपका कोई नेता गलती करता है, आप उसको निकालकर बाहर फेंक देंगे क्योंकि उसके घर में पुलिस का छापा पड़ गया है? कितने नेताओं को मायावती ने निकालकर बाहर
कर दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों निकाल दिया, सोनियालाल पटेल को क्यों निकाल दिया, ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति हो गई थी, ये सोचने की जरूरत नहीं है क्या? अगर हम नहीं सोचेंगे, बहुत गुडी गुडी बात करें, नहीं वो आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है राजीव जी। ब्रूटली और माइन्यूटली चीजों को समझना होगा, तब जाकर आगे का कोई रास्ता निकलेगा। इस देश के 65-70% लोगों को कम्युनल बताकर आप या हम या कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। समझना पड़ेगा कि आखिर इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा अपनी वैचारिक पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आसपास या आरएसएस के आसपास क्यों चला गया है। वो मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले लोग नहीं थे, वो आज भी नहीं तोड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी नहीं तोड़ेंगे, उनका दिल नहीं करता। लेकिन कुछ और वजह हैं जो उनको वहां ले गया, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। मुलायमियत के साथ, आराम से आइडियोलॉग्स के साथ बैठकर बातचीत करके तब कोई रास्ता निकलेगा। ये दिन रात की मेहनत का नतीजा होता है। 6 महीने पहले डेटा साइंटिस्ट को बैठाकर किसी एजेंसी को हायर करके आप कोई चुनाव तो तब भी जीत सकते हैं, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव और अल्टरनेटिव बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। सिंह